हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अधीर। फ्रेंड्स, मैं अभी एक्सरसाइज करके आ रहा हूँ। तो एक्सरसाइज करने के दौरान उसके पहले जाने से पहले मैं फॉरेन अफेयर्स के बारे में पढ़ रहा था। इंटरनेशनल रिलेशन में मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर अपने जो हैं वो जयशंकर साहब आजकल ऑस्ट्रेलिया में 4 या 5 दिन के टूर पर हैं। वो वहाँ पे ऑफिशियल विजिट है उनका, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल इश्यूज जो है उसको एड्रेस करना है। और सेकंड जो डेवलपमेंट अभी मुझे नजर आ रही है वो यूरोप के अंदर जर्मनी के चांसलर साहब ओलाफ सोल साहब जो अभी इंडिया आए थे 10 दिन पहले, मुश्किल से 10 दिन हो रहा होगा। उन्होंने भी एक स्पीच कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल आई मीन विद रिस्पेक्ट टू द यूक्रेन, है ना। और सेक्रेटरी जनरल जो है यूरोपियन यूनियन का, वो उनके जर्मनी विजिट पर गया हुआ है। उन दोनों की टॉक और डिस्कशन और कॉमन स्टेटमेंट जो आती है उसको देखने के बाद उसमें उन्होंने एड्रेस किया कि यूरोपियन यूनियन एज ए यूनियन, एज ए नाटो फोर्सेस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो सिस्टम है, कॉमन डिफेंस सिस्टम, उसके तहत वो रशिया के साथ वॉर कंटिन्यू लड़ेंगे अनटिल अनलेस रशिया को किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा देते। वो अपनी पूरे माइट के साथ लड़ेंगे, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने बात करने के दौरान मैंने जब स्पीच उनकी सुनी तो उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ को कंटिन्यू रखना है। जैसे उन्होंने रूल ऑफ लॉ को कंटिन्यू रखने की बात की, तो जो आज इंटरनेशनल सिस्टम बना हुआ है, जिस रूल और जिस लॉ के ऊपर, उससे मेरा बहुत ज्यादा ग्रीवेंसेस है, डिसएग्रीमेंट्स हैं। जो इंटरनेशनल सिस्टम आजकल बना हुआ है वो खुद ही इटसेल्फ सिस्टम ही नॉन फेयर है, नॉन जस्ट है, अनजस्ट है। वो सिस्टम खुद ही किसी को फेवर करता है, स्क्यूड सिस्टम है। जब उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ को हमें कंटिन्यू रखना है, डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह, ह्यूमन राइट्स को कंटिन्यू रखना है, उनको पैलेस्टाइन और गाजा में जो इश्यूज हो रहे हैं, उन्होंने इराक में जो घटनाएं की हैं, उन्होंने अफगानिस्तान में जो लोगों के साथ इतनी 20 सालों तक वहाँ की पूरा सिस्टम और पूरे सोसाइटी को डिस्टर्ब किया। वियतनाम में उन्होंने पूरा डिस्टर्ब किया। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का जो आज न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, वहां पर भी किसने डिस्प्यूट रेज किया। आज चाइना इंडिया का के बीच और पाकिस्तान के बीच किसने डिस्प्यूट क्रिएट किया। पूरे साउथ अमेरिकन कंट्रीज को अगर आप देख लें, वेनेजुला को देख लें, या कोलंबिया, या फिर ब्राजील, या फिर अर्जेंटीना,
ये सारे जितने नेशंस हैं, इवन क्यूबा को उन्होंने सैंक्शन कर दिया है, अभी वोटिंग हुआ यूएन के अंदर। रशिया को गर्दन से पकड़ा, यूएसएसआर को, है ना? फिर उसको ले जाके पीछे दीवार से सटाया, है ना? अब जाकर के उसको वो फाइट कर रहा है इन रिवर्स अपने एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि हम कंटिन्यूअस तुमसे वॉर लड़ेंगे जब तक कि हम तुम्हें डिफीट नहीं कर देते। ये दुनिया जानती है, ये रूल ऑफ लॉ जो इन्होंने बनाया है ना, ये वेस्टर्न सिस्टम और उन्हीं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आई एम वेरी मच, मैं ऐसा अंधा आदमी नहीं हूँ। नहीं, मुझे पार्शियलिटी नहीं आती, मैं बहुत इम्पार्शियल आदमी हूँ। आई एम वेरी ऑनेस्ट, और मेरी आवाज़ नहीं है। ये बुक जो है, मिस्टर जयशंकर साहब ने लिखी है ना? व्हाई भारत मैटर्स। अगर आप इसको पढ़ के ज़रा देखें, है ना? तो आपको सिस्टम पता चले, उसे आप फ़ील भी करते हो। उनके जो ग्रीवेंसेस होते हैं, वो दुनिया के ग्रीवेंसेस होते हैं। हमारे जो ग्रीवेंसेस होते हैं, वो उनको कोई एड्रेस ही करना है, उनको कोई सुनो, वो रूल ऑफ लॉ में नहीं आता। खालिस्तानी उधर ड्रामा कर रखे हैं, है ना? जितने भी सो कॉल्ड रूल ऑफ लॉ की कंट्रीज़ हैं, यूके है, पाकिस्तान, कनाडा है, और ये यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारी कंट्रीज़ में इन लोगों ने खालिस्तानी मूवमेंट को पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया हुआ है, और उन्होंने उनको ये रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। जो हमारे इश्यूज हैं, अब क्यों ऐसा करते हैं ये? क्योंकि इनको इंडिया को डिस्टर्ब करने का, अगर कभी फ्यूचर में इंडिया ने बात नहीं मानी, तो यही फोर्सेस ये फिर से एक्टिवेट करेंगे और इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, और फिर ये पॉलिटिकल बार्गेन करना चाहेंगे। ये जो अभी हो रहा है, ये केवल इतना ही नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं 1984 में जो सिख और हिंदुओं का राइट्स हो गया, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो खालिस्तान का पूरा सिनेरियो चला, वहाँ से मूवमेंट, लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे सेटिंग किया उन्होंने। अमृतसर का जो टेम्पल है, उसके अंदर वो जाके बैठ गया, है ना? भिंडरवाला, क्या नाम है उसका? भिंडरवाला ही है नाम उसका। वो आकर के वहाँ बैठ गया। इन लोगों ने उसको पूरी तरह से फंडिंग करना, उनको एक्टिव पॉलिटिकल स्पेस देना कि वो आप एक्टिविटी कर सकें पॉलिटिकल, नहीं? इफिजी वगैरह जो जलाते हैं ले जाकर के इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वगैरह-वगैरह, ये पॉलिटिकल मूवमेंट उन्होंने वहाँ पे खोल रखी है ना? आज उनका गर्दन, उनका हाथ जो है वो गृह मंत्रालय के हमारे गृह मंत्री साहब के गर्दन तक आ गया। उन पर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इन्होंने ये फलाना काम, अब हमारे घर के अंदर वो पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई मीनिंग नहीं है इसका, है ना? लेकिन ये डिस्टर्ब करने का जो तरीका है, मैं वो बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज हम सीखते हैं, जिस मोबाइल फ़ोन्स को हम चलाते हैं, जिस अ, यूट्यूब, फ़ेसबुक, जो भी हमारे ये सारे अमेरिकन सिस्टम से चलाए गए सिस्टम के बनाए गए लोगों को बनाए गए सिस्टम हैं, उन्हीं की प्रोपेगेंडा, उन्हीं की मशीनरी पूरे प्रोपेगेट करती है इस पूरे टेक्नोलॉजी के फ्लो में। सो आइडिया जो इन्फॉर्मेशन होता है, वो लोगों के पास पहुँचता है, उसी हिसाब से लोगों की माइंड मेकअप होती है ना? समझ रहे हैं? ये साइकोलॉजिकल वॉर है। सही को सही, गलत को गलत, सही को गलत, गलत को सही। जो भी उनके जो प्रोपेगेंडा, उनका एजेंडा होता है, वो उसको प्रोपेगेट करते हैं। अनफॉर्च्यूनेटली हमारी चीज़ों को, अभी मैं अगर वीडियो कोई आप देखें तो कनाडा का इश्यू जो अभी हुआ है, उसमें देखेंगे तो आप 10 मिनट अगर बोलेगा ना, तो 9 मिनट टाइम देगा वो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर और उनके जो स्पीच देने वाले लोग हैं। 1 मिनट उसी लास्ट लाइन में बोल देगा कि भारतीय गवर्नमेंट ने फलाना-फलाना चीज़ कह दिया, है ना? तो जो एजेंडा है ओवरऑल, आप देखिए उसको फ़ेवर किस तरह दिया जाता है। मे बी बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे,
लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जिस पॉलिटिकल सिस्टम और रूल ऑफ लॉ बाकी सारी चीज़ों में ये जो ह्यूमन राइट, सिविल राइट लोग चलाते हैं, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं है। ये सोसाइटी के अंदर जा करके और सोसाइटी को डिस्टर्ब करने का तरीका है। इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। इसीलिए मिस्टर जयशंकर साहब उसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं कि सारी प्रोपेगेंडा पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिपोर्ट्स आती हैं, ये इनका कोई मीनिंग नहीं है और वाक़ई इनका कोई मीनिंग नहीं है। अगर कोई सोसाइटी के अंदर कोई ह्यूमन राइट वगैरह के इश्यू अगर हैं भी, तो यहाँ ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमारे यहाँ बना हुआ है, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है ना? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रेमवर्क मौजूद है और हम उसको एड्रेस करेंगे, है ना? हम मानते हैं कि हमारी आइडियल सोसाइटी नहीं है, लेकिन इतनी भी हमारी सोसाइटी अर्बन नहीं है कि हमें इस तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर गवर्नमेंट में बनाया जाए और हमारी पॉलिटी और हमारे कल्चर, हमारे सिस्टम को डिनिग्रेट किया जाए, है ना? जिस तरह से चीज़ें की जाती हैं। जो सिस्टम बन के तैयार हुआ है वर्ल्ड ऑर्डर में, वो बहुत ही अ, अनफेवरेबल, अनजस्टिफाइड है। अब मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है, अब आता है उस पर कि हम इसको एड्रेस कैसे करें? इस अनजस्ट सिस्टम को हम एड्रेस कैसे करें? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एड्रेस करने का तरीका है कि पीसफुली जो सिस्टम बना हुआ है ना, इसी में ही आप अपने लिए एक प्रॉपर लाइन लेंथ खोजें और अपने आप को मजबूत करें, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली नहीं, और वॉइसेस अपने रेज़ करें और उसको एक्सपेल करें, जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। अगर वो वीडियो बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते? हमारे अपने एजेंडाज़ होने चाहिए। हम अपने आप को जस्टिफ़ाई करें, ओपनली, आउटराइटली उसको डिक्लेयर करें, है ना? यही हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अगर प्रोपेगेंडा एज़ ए पॉलिटिकल टूल यूज़ किया जाता है, जो कि हम लोग पढ़ाया भी जाता है, किस तरह किया जाना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल टूल है ना? कूटनीति और राजनीति के पार्ट हैं ये। तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की बात नहीं है ना? कंट्री के कोहेज़न और यूनिटी को, इंटीग्रिटी को चैलेंज किया जा रहा है ना? रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए और देखना चाहिए और कंट्री की सॉवरेनिटी जो है आजकल अ, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली लोग चैलेंज करते हैं। इसलिए मिस्टर जयशंकर अपनी किताब में 3 चैप्टर तो इन्होंने इसलिए डाला है कि फॉरेन पॉलिसी मैटर क्यों करती है? हमारे सिटीज़न्स को, हमारे लोगों को किस तरह वो टच करती है? हमारे डेली लाइफ़ में किस तरह से वो टच करती है? और हमें अवेयर एज़ ए इंटरनेशनल सिटीज़न रहने की ज़रूरत क्यों है ना? सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैंने फर्स्ट पॉइंट रेज़ किया, जो इन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम तैयार किया है, मुझे सख्त निराशा है। कभी-कभी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन गुस्सा होने से, दीवार में सर टकराने से सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना? यू नीड टू हैव कोऑपरेट विद देम, अपने आप को स्ट्रेंथन करें, एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस को समझें और उसको धीरे-धीरे करके इरेडिकेट करें प्रॉब्लम को, अपनी आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है स्ट्रांगली। यही सारे इश्यूज़ इसमें एड्रेस किए गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। लेकिन धीरे-धीरे जिस तरह से चाइना और इंडिया अभी इंडिया धीरे-धीरे ऊपर आ रहा है और इंडिया ग्रो करेगा, इसके पास फ्यूचर है। डेफ़िनेटली कोई डाउट नहीं है और चाइना भी अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है और इंडिया को रिकंसिडर कर रहा है वो और मेबी उसमें रशिया भी बीच में आ रहा हो कि अगर ये 2 मेजर पावर जो हैं वो वॉर में या किसी ऐसे जिससे एंगेजमेंट प्रोसेस में चली जाए,
तो एशिया का पूरा स्ट्रक्चर, इवन द ग्लोबल स्ट्रक्चर, और फिर से वेस्टर्न पावर का जो डोमिनेंस है ना, वो बढ़ जाएगा, है ना? और एशिया फिर से प्रॉब्लम में चला जाएगा। इवन रशिया को उन्होंने तो घेर रखा है। अगर इंडिया, चाइना जो रशिया को रेस्क्यू कर सकते हैं, वही अपने आप में वॉर में एंगेज हो गए, तो फिर रशिया को कौन बचाएगा? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, है? फिर रशिया को जो आर्म्स, एम्यूनिशंस, बाकी चीज़ें भेजी जा रही हैं, ऑयल सप्लाई, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, उसकी भी इकोनॉमी हर्ट होगी, है ना? क्योंकि ये वॉर जो अभी उसने स्टार्ट की है, ये मुझे नहीं लगता कि ये सेटल होगा, क्योंकि उन लोगों का कोई मूड नहीं है इसको सेटल करने का, और वो कंटिन्यू करते जाएँगे, क्योंकि उसमें उनके सोल्जर्स तो थोड़ी मर रहे हैं, है ना? 100 बिलियन डॉलर का उनकी अपने डिफेंस बजट है जर्मनी का, तो उसमें सो 4-6 बिलियन डॉलर हो सकता है कि यूक्रेन के लिए निकाल दें, और वॉर फिर कंटिन्यू चलती रहे। वॉर लड़ती तो मशीनें हैं, बम्स, गोलियां, बारूद, ये सारी चीजें, ड्रोन्स, है ना, चल रहे होते हैं, चलाने वाले नहीं, ये वैसे चलता रहेगा। जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान में 20 साल तक वॉर लड़ी, कंक्लूजन कुछ नहीं हुआ, है ना, अफगानिस्तान बर्बाद हुआ, तो रशिया को भी बर्बाद करने का एजेंडा है। रशिया का इतना पावरफुल होना, इतना बड़ा और पावरफुल होना, ये वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज तो चाहती हैं कि रशिया को किसी तरीके से दीवार से लगाया जाए, और उन्होंने मौका भी पा लिया, तो कहाँ छोड़ेंगे? इसलिए देखना ये है कि अगर इंडिया और चाइना भी इंगेज हो जाए, तो ये रशिया को बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा, है ना? इसलिए शायद रशिया जो अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई, तो मिस्टर पुतिन बीच में थे, राइट हैंड पे मिस्टर मोदी, और लेफ्ट हैंड पे शी जिनपिंग, दोनों बैठे हुए थे एक साथ में, और उन्होंने ही शायद मीटिंग करवाई है कि बॉर्डर जो भी है अब ये सेटल कर लो, और अभी सेटल भी क्या करना है, जैसे पहले था 2020 के पहले वैसे ही हो गया, है ना? तो उसको छोड़ दो, बाकी चीजें में शांति हो जाए और आराम से पीसफुली प्रोग्रेस करो, क्योंकि अभी रशिया के फेवर में इसको होना जरूरी है। क्योंकि रशिया इससे निकले वॉर से, और विक्ट्री से निकले। रशिया का डिफीट होना, मोरल डाउन करना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जाना, साइकोलॉजिकली अगर चीजें बदलेंगी, तो रशिया ही है, तो वो हमारा डिफेंस पार्टनर। रशिया का डिफीट होना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, हम अपना एक बेहतरीन फ्रेंड खो देंगे। अभी यूएस के साथ जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग का जो ये एग्रीमेंट्स है, बाकी सारी चीजें हैं, वेस्टर्न कंट्रीज का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी भी वही रूल ऑफ लॉ जो मैं बता रहा हूँ, वहीं का रूल बनाया हुआ और लॉ है, उन्हीं के सिस्टम में हमें अपना स्पेस खोजना है। वो कभी भी हमसे नाराज हो सकते हैं, तो अगर हम उनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं करते। सो रशिया ही तो एक ऐसा डिफेंस टेक्नोलॉजी का हब है, जहाँ से हमें सारी, हमारे आर्सेनल वहीं के हैं, है ना? तो हमें इस बात को समझना होगा कि रशिया डूबे नहीं, और इसको भारत अंडरस्टैंड करता है, और आगे चल के क्या डेवलपमेंट होगा, भारत पर प्रेशर बनाने की लोग कोशिश करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज। मुझे ऐसा भी नजर आता है कि अगर इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट नहीं होता है, और चीजें सेटल करती हैं, और इसे प्रोलॉन्ग खींचने की कोशिश की जाती है, तो मैं भी कि अगर इंडिया जो है चाइना को नहीं सर्कल करने की कोशिश ना करे, तो वेस्टर्न कंट्रीज का इंटरेस्ट जो है इंडिया के साथ, वो धीरे धीरे डाउन हो जाए, है ना? और वो एंटी इंडिया अप्रोच लेने लगे, है ना? क्योंकि अपने इंटरेस्ट के साथ ही हो। अभी ये वॉर तो अगर दसों साल तक स्ट्रेच होती है ना? मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ 2-4 साल की, मैं बात कर रहा हूँ अगर ये वॉर स्ट्रेच होती है, फिर फिनोमिनन क्या होंगे, है ना? इस बात को देखना जरूरी है। आरआईसी हमारे यहाँ, रशिया, इंडिया, चाइना, नहीं, ट्राइलेटरल मीटिंग भी है। ये टॉप लीडर्स बैठेंगे चीजों को सेटल करने के लिए, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप मेजर्स चाइना और इंडिया का जरूरी है, और क्योंकि हम तो हैं यूरेशियन, है ना?
हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि एशिया का फ्यूचर इंडिया के फ्यूचर से एसोसिएटेड है। वॉर लड़ने से हमारा नुकसान है ना? और अगर हमारा नुकसान होगा तो वेस्टर्न कंट्रीज़ फिर से पावरफुल होंगी और 100 साल तक फिर वो रूल करेंगी, है ना? इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पीसफुल होकर के और स्टैंड करना है, जिससे से बैलेंस ऑफ पावर जो ग्लोबल स्ट्रक्चर का है वो चेंज हो, है ना? इसको बेहतरीन लोग समझते हैं। इसलिए चाइना की बदमाशियाँ उन्होंने अभी एंगेजमेंट जो डिसएंगेजमेंट किया है, उनको अंडरस्टैंड हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसको देखना है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। मैंने एक्सरसाइज़ किया है अभी, थोड़ा-सा स्मार्ट लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।